तो दोस्तों आज हो गया 22 फरवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं से रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। इस दौरान केजरीवाल ने किसान नेताओं से नए कृषि कानून के बारे में चर्चा की। चर्चा के बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई किसान नेता कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में चर्चा करने आए थे। केंद्र सरकार कहती आई है कि इन कानूनों से किसानों को फायदा होगा, लेकिन अब तक वो जनता को एक भी फायदा बताने में नाकाम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये 3 कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। इन कानूनों से किसानों की किसानी कुछ पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी और हमारा किसान अपने खेत में मजदूर बनने के लिए बेबस हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज सब लोगों ने फिर से केंद्र सरकार से मांग की है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। आज की दूसरी बड़ी खबर। भारत और चीन के बीच 9 दौर की राजनयिक और सैन्य स्तर की बातचीत के बाद पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह बात रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। उन्होंने भारतीय सेना की बहादुरी पर संदेह जताने को लेकर कांग्रेस पर भी प्रहार किया है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य सम्मेलन में कहा है कि देश अपनी सीमा पर किसी भी तरह की एक तरफा कार्रवाई को अनुमति नहीं देगा और इस तरह के प्रयासों को विफल करने के लिए कोई भी कीमत चुकाएगा। उन्होंने कहा कि 9 दौर के सैन्य और राजनयिक वार्ता के बाद सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस भारतीय सेना की बहादुरी पर संदेह कर रही है कि यह उन सैनिकों का अपमान नहीं है जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रविवार को ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को कोयला चोरी मामले में पूछताछ के लिए नोटिस थमाए जाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब तक उनके अंदर जान है वो किसी भी तरह की धमकी से डरने वाली नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें जेल से डराने का प्रयास नहीं करें, हमने बंदूकों का सामना किया है और हम चूहों से लड़ने से नहीं डरते। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि साल 2021 में केवल एक खेल होगा और उस मैच में मैं गोलकीपर होंगी और ये देखना चाहती हूँ कौन जीतता है और कौन हारता है। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम ने अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी को पश्चिम बंगाल स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से कोयला चोरी के मामले में जांच अधिकारी सीबीआई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार की ओर से जारी नोटिस थमाया है। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आज दोपहर 2 बजे सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम एक नोटिस तामील किया है। हमें देश के कानून पर पूरा भरोसा है। हालांकि यदि वो सोचते हैं कि वह हमें डराने के लिए इन हथकंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो गलत है। हम वो लोग नहीं जो झुक जाएंगे। आपको बता दें केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई पर तृणमूल कांग्रेस ने राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाते हुए केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला बोला है और कहा है कि सीबीआई उसका एकमात्र सहयोगी है जो अब उसके पास बचा है। आज की चौथी बड़ी खबर। आदिवासियों के लिए अलग धार्मिक संहिता की लगातार पैरवी कर रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब ऐसा बयान दिया है कि जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी कभी हिंदू नहीं थे। केंद्र सरकार को अगली जनगणना में इनकी गिनती के लिए अलग से कॉलम की व्यवस्था करनी चाहिए। आपको बता दें कि सोरेन का बयान आते ही बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने सोरेन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वेटिकन के हाथों में खेल रहे हैं। दरअसल हेमंत सोरेन का यह बयान शनिवार की देर रात हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आया। हेमंत सोरेन इस कॉन्फ्रेंस को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस का आयोजन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के छात्रों ने किया था। आपको बता दें कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सोरेन से पूछा गया कि क्या आदिवासी हिंदू नहीं है, इस पर उन्होंने कहा कि इस पर कोई भ्रम नहीं है। आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं थे, ना ही अब वह हिंदू है। आदिवासी प्रकृति के उपासक है, इनकी रीति रिवाज भी अलग है। सदियों से आदिवासी समाज को दबाया जाता रहा है, कभी ट्राइबल तो कभी अन्य तरह से पहचान होती रही है। आज की पांचवी बड़ी खबर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि कीमतें ऐतिहासिक और अव्यवहारिक है। ईंधन के बड़े दाम वापस लिए जाए और इसका लाभ हमारे मध्यम और वेतनभोगी वर्ग, किसानों, गरीबों तक पहुंचाया जाए। सोनिया गांधी ने कहा कि जिस तरह जीडीपी गोता खा रही है और ईंधन के दाम बेतरतीब बढ़ रहे हैं, सरकार अपने आर्थिक कुप्रबंधन का ठिकरा पिछली सरकारों पर फोड़ने में लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लोगों की तकलीफों को बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रही है। आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पत्र की शुरुआत में लिखा है कि मैं ये पत्र आपको आसमान छूती तेल और रसोई गैस की कीमतों से हर नागरिक के लिए उत्पन्न गहन पीड़ा और संकट से अवगत कराने के लिए लिख रही हूँ। एक और भारत में रोजगार खत्म हो रहा है, कर्मचारियों का वेतन घटाया जा रहा है और घरेलू आय निरंतर कम हो रही है। तेजी से बढ़ती महंगाई और घरेलू सामान और हर आवश्यक वस्तु की कीमत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने इन चुनौतियों को और अधिक गंभीर बना दिया है। खेद इस बात का है कि संकट के इस समय में भी भारत सरकार लोगों की कष्ट और पीड़ा दूर करने के बजाय उनकी तकलीफ बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रही है।
आज के सातवीं बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से गठबंधन के समीकरण साधे जा रहे हैं। शनिवार को एक बार फिर शिवपाल यादव और असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात हुई। यह मुलाकात आजमगढ़ में एक शादी समारोह के दौरान हुई है। इन दोनों नेताओं की मुलाकात उत्तर प्रदेश में बन रहे नए सियासी गठबंधन के मद्देनजर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि दोनों नेता शनिवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी अध्यक्ष शौकत अली की बेटी के शादी समारोह में आजमगढ़ पहुंचे थे। माहौल कस्बा के रफ़ी अहमद कॉलेज में आयोजित शादी समारोह में दोनों नेताओं की काफ़ी देर तक बातचीत चली। माना जा रहा है कि यह मुलाकात गठबंधन के लिहाज से काफ़ी अहम है। आपको बता दें कि सपा से नाता तोड़कर अलग हो चुके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए गैर भाजपावाद का नारा दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने समाज के दम पर 4 बार सरकार बनाई है। बीजेपी को हराने के लिए पूरे देश के समाजवादियों को एक होना पड़ेगा। साथ ही शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा था कि उनकी पार्टी का सपा में विलय नहीं होगा। तो वहीं अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के लिए भी वो तैयार थे। इससे पहले हुई मुलाकात में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शिवपाल यादव के साथ गठबंधन करने के संकेत दिए थे। शिवपाल यादव भी असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच भी मुलाकात हुई थी। राजभर सुबह में छोटे दलों के साथ मिलकर एक राजनीतिक विकल्प तैयार करने में जुटे हुए हैं। यानी अपने मित्रों को कहा कि बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाओ हिंदुस्तान के अंदर, सस्ते में किसान से अनाज खरीदो, सस्ते में किसान से गेहूं खरीदो, सस्ते में किसान से चावल खरीदो, सस्ते में किसान से दाल खरीदो, उसको बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में रखो और जब बाजार में उसकी कमी हो जाए तो महंगे दामों पर उसको बेचो। यानी जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई तीनों को बढ़ावा देने वाला ये बिल है। इसलिए आज जो घर पे टीवी बैठ के कहते हैं ये किसान बड़े आंदोलन कर रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि जब उनके घर में आने वाला फल और सब्जियां अडानी की कोल्ड स्टोरेज में रख ली जाएंगी, रिलायंस के बड़े बड़े रिलायंस फ्रेश की दुकानों में रख लिया जाएगा। एक भुट्टा खरीदने जाओगे, भुट्टा तो 180 रुपए में मिलेगा। तब अकल आएगी, तब टीवी देखना छोड़ के किसान के साथ खड़े हो जाओगे। इसलिए ये असीमित भंडारण का कानून हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी के खिलाफ है। ये सिर्फ किसान के खिलाफ नहीं है, ये सबके खिलाफ है। और कितने बेशर्म है। इनका एक बेशर्म किसी मंत्री पूछ रहा इसमें काला क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इतने सयाने बनते हैं यार, पूरा देश बेच दिया भी कह रहा इसमें काला क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे आके बैठ जा भाई, मैं तेरे चेहरे पे काला काला लगा के बता दूं क्या क्या काला है इसमें। पढ़ो पहले क्या क्या काला है, पढ़ो पहले क्या क्या काला लिख रखा है। इसलिए दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। और जो ये कहते हैं हम इसमें संशोधन कर देंगे, संशोधन कर देंगे, संशोधन कर देंगे, संशोधन मनशोधन कुछ नहीं होता है। किसी के डेथ वारंट पे साइन हो जाता है तो उसमें संशोधन नहीं होता है, उसकी वापसी होती है। इसलिए ये तीनों काला कानून वापस होना ही चाहिए। जब ये बिल आया तो मैंने पार्लियामेंट में माइक तोड़ा, भाजपाई रोने लगे, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने भाजपाइयों से कहा अरे मैंने माइक तोड़ा, मुझे निलंबित किया, तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो, तुमको भी निलंबित होना चाहिए। अभी फिर विरोध किया तो बोले इनको मार्शल से खींच के बाहर ले जाओ। मार्शल से खिंचवा के बाहर करवा दिया। जितना जुल्म करना चाहते हो करो, जितनी जाति करना चाहते हो करो, जितने मुकदमे लिखना चाहते हो लिखो, जहां जेल में भेजना चाहते हो भेजो, लेकिन इस काले कानून के विरोध में एक नहीं 1000 बार आम आदमी पार्टी बोलती रही है, बोलती रहेगी। हम लोग चुप रहने वाले लोग। इसलिए हिंदुस्तान ने ड्रामेबाजी बहुत देख ली। महंगाई तुमसे रुकती नहीं, कालाबाजारी तुमसे रुकती नहीं, पेट्रोल डीजल का दाम आसमान पे पहुंच गया। मोदी को सुना योगेश जी क्या बोले? बोले पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेदार है। तो मैंने कहा भैया अटल जी से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? 7 साल तो वो भी रहे पहले, 3 साल जनता पार्टी के टाइम में रहा, 10 साल उनका शासन रहा।
10 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी का जब राज रहा, वो लोग भी जिम्मेदार है।